हेलो प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका इस नई क्लास में। ये जो हमने सीरीज किया था क्षेत्रमिति के बेसिक का, उस क्लास का ये तीसरा वीडियो होगा। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक चीज़ों को, जैसे कोण, रेखा आदि चीज़ों को, कोण के प्रकार। दूसरे में हम लोगों ने त्रिभुज के फंडामेंटल्स को देखा था, और ये है त्रिभुज के प्रकार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में और फॉर्मूला के बारे में। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहें ताकि आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इससे संबंधित मिल जाएगा। और ये सिर्फ किसी एक क्लास के लिए नहीं, बल्कि 10th तक के सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है, जिनका बेस थोड़ा वीक रह गया है किसी कारण से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 9th से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th से शुरू करते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको नेसेसरी रूप से इसे देखना चाहिए। और अंत वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कुछ फंडामेंटल्स, जैसे कि ये भी हम लोगों ने देख लिया था। त्रिभुज के क्षेत्रफल एक बड़ा आधार गुना ऊंचाई और परिमाप होता है a+b+c। इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था और सिद्ध भी किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 होता है। और 180 ही क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। और आज जो है इस क्रम में हम लोग को आगे चलना है। और शायद ये जो हिंदी है, कई बच्चों ने ऐसा कहा कि हिंदी शायद कुछ लेवल का हो जा रहा है। तो अब हमें लगता है कि मैं अपने इस वीडियो में तो अपना यही लैंग्वेज रखूँगा। और अगर आपको लगता है कि हिंदी थोड़ा जटिल है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि भाषा को थोड़ा सा और नर्म किया जाए, मतलब कम हार्ड किया जाए, अथवा ये ठीक है। आप अपने सुझाव एक बार दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में उसके अनुसार हम चल सकें। फिलहाल तो हम लोग को इसी पर देखना है। जैसे हमें पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में, कि त्रिभुज आखिर कितने प्रकार के होते हैं और उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा, यानी त्रिभुज को कितने वर्ग में बांटा गया है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो त्रिभुज को अलग अलग टाइप्स में बांटने के लिए जो है 2 बेस ली गई, एक भुजा और एक बेस बनाया गया कोण। यानी कि 2 आधार पर त्रिभुज को अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया। और पहला आधार था भुजा और दूसरा आधार था कोण। आप इसमें किसी को भी पहले और बाद में रख सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो 3 तरह के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुजों की संख्या 3 है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसी तरह से कोण के आधार पर भी ये त्रिभुजों की संख्या जो है 3 है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। देखो पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन में इसके परिभाषा को याद कर लेते हैं, फिर जाकर डिटेल में देखेंगे, ताकि जहन में एक चीज़ें जो है बैठ जाए। अधिकांश लोग आप में इस चीज़ को जानते होंगे, अगर जानते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हैं। जैसे कि ये समबाहु है, तो सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सम द्विबाहु। द्वि का मतलब 2 होता है, सम मतलब समान होता है, यानी समान 2 बाह वाला। बाह माने भुजा, भुजा मतलब यही हाथ। तो त्रिभुज में हमने कहा था कि 3 गो हाथ है, और तीनों बराबर है तो समबाहु, 2 गो बराबर है तो समद्विबाहु, और कौन बराबर नहीं है तो ये तो अजीबे बना दिए ना, तो विषमबाहु कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से कोण के आधार पर भी 3 है, न्यून कोण है, समकोण है और अधिक कोण है। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर उसको मतलब देख ही लीजिएगा, एकदम नेसेसरी रूप से उसको देख लीजिएगा, ताकि ये जो बेसिक्स हैं कहीं से भी अब गैप ना रह जाए। एक तो गलती हुई बचपन में कि आपने बेसिक कहीं कहीं से छोड़ दिया, और अब फिर से उस गलती को दोहराना नहीं है। क्षेत्रमिति में आपको काफ़ी मजबूत बना देंगे अगर आप कम से कम 10 दिन हमें देते हैं, तो लगातार 10 दिन आपको देना पड़ेगा समय। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, 90 डिग्री से कम। तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम ही हो, तीनों कोण 90-90 से कम ही हो, तो उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 से अधिक का हो, अधिक बोले तो ज्यादा, अधिक का हो, उसको कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो इस तरह से त्रिभुज जो होती हैं उसका वर्गीकरण के 2 आधार बनाए गए, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर भी 3। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं इसलिए। ठीक है, और चलते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ से आप जो है हर एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे एक डायग्राम है, फोटो है। अगर आप इस पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा ये और ये तीनों की तीनों भुजाएं जो होती हैं सेम होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 हो जाएगा, और इस तरह से तीसरा भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं, 10-10 सेंटीमीटर या 20-20 सेंटीमीटर। अगर ये 40 है तो ये भी 40 और ये भी
40 हो जाएगा, मतलब सभी भुजाएं समान होंगी। और एक चीज और हमने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि त्रिभुज में जितनी भुजा बराबर होंगी उतने कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर 3 भुजाएं बराबर है, तो जाहिर सी बात है तीनों कोण भी बराबर होंगे। और तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो बउआ तनी ये ध्यान से सोचो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है। तो 180 होता है। अगर 180 को 3 लोगों में बराबर बराबर तरीके से बांटा जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो और बताओ। जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा शायद 60, और यही सही है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। तीनों भुजाएं इसके आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। साथ ही साथ तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये सारी चीजें कॉमन सी है, लगभग लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फिर तो जान ही लिए होगी। हमें लग रहा है कि ये आपको याद भी हो गया होगा। चलो एक बार अपने आप से आंख बंद करके पूछो, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना हो जाएंगे? 60 डिग्री। एक बार और आंख बंद करके पूछो, समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर होंगी? तो समबाहु कह रहा है, मैं एक दो नहीं कह रहा, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और सब भुजा अगर बराबर बराबर है तो इसका परिमाप क्या होगा? फॉर्मूला देखो, बहुत अच्छा इजी तरीके से हम फॉर्मूला को पहले प्रूफ कर लेते हैं। अगर परिमाप का मतलब होता है ये किनारे की लंबाई, फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो अगर ये 40 है, ये 40 है और ये 40 है, तो 40 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार जोड़ना है। तो 3 बार जोड़ोगे तो आएगा 120, या 40 में 3 से गुना करोगे तो भी आएगा 120। अगर सब 20-20 होता तो 20-20-20 को कितना बार जोड़ते हैं हम? 3 बार जोड़ते तो कितना आता? 60। या 20 में हम 3 से गुना कर दें तो भी कितना जाता? 60 आ जाता। यानी कि जितना एक भुजा की जो लंबाई होगी उसमें हम 3 से अगर गुना कर देते हैं तो हम आसानी से त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 3 गुणा भुजा हो जाएगा। उसी तरह से क्षेत्रफल जो होता है √3/4 होता है, √3/4 कई लोग को ये लिखा हुआ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये आपको याद होना चाहिए, ये कम से कम है। इससे कम में जाओगे बाबू तो छूट जाएगा, फिर से आपका जो क्षेत्रमिति है वो वीक ही रह जाएगा। इससे इसको तो करना ही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और परिमाप 3 गुना भुजा या 3a कह लो आप। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक भुजा बराबर। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब आता है हमारा दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है समद्विबाहु। देखो, सम मतलब समान, द्वि मतलब जी, हाँ ठीक है, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब होता है भुजा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजा इसकी बराबर है। दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा अलग होता है, भिन्न होता है, इसलिए तो इसका नाम है समद्विबाहु। अगर तीनों भुजा बराबर होती है तो समबाहु कहते हैं, दो भुजा बराबर है इसलिए समद्विबाहु कहेंगे, और अगर कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो विषम बाहु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये 9th का कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज की जो जो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। तो दो भुजा बराबर है इसलिए दो कोण भी बराबर होंगे, याद रखना। जैसे कि यहाँ पे ये फोटो है, ये दो भुजा बराबर है, इसलिए इसके सामने का ये कोण बी और इसके सामने का ये कोण सी आपस में बराबर होगा, और ये जो है अलग होगा। तो जितनी भुजा बराबर उतना कोण बराबर। समबाहु तो सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर। समद्विबाहु तो दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर। ठीक है, अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक 60 होगा या 50 होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर हई 40 है तो और सब कितना हुआ, तो 180 होता है ना टोटल, तीनों का कोण, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से पहले तुम 40 हटा दो, बचा 140। 140 को दो बराबर भाग में बांट दो क्योंकि दो बराबर बराबर है, तो 70 दूना 140। और समझ में आया? और अगर ये 100 है तो बचा कितना? 180 में से 100 घटा लोगे तो 80 बचेगा। तो ये दोनों कितना कितना हो जाएगा बाबू, पहले अपने ही मन में उत्तर देके देखो। 180 में से 100 हटा दिए, बचा 80। 80 को दो बराबर भाग में बांटेंगे, हो जाएगा 40-40। और समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु है, और समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होंगी। और समझ रहे हो? चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करो और बताया भी करो कि क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आया। और चलो आगे देखते हैं। इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है गुणा दो आधार गुना ऊंचाई होता है, और चूंकि इसमें ऊंचाई अलग से लेना पड़ता है, दिया नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए भी स्पेशल फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे देखेंगे।
और इसका जो परिमाप हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, या आप a प्लस बी प्लस सी पर ही बना लेना, बहुत ज़्यादा झंझट लेने की क्या जरूरत है। जितना a रहेगा उतना ही b मान लेना, सी तो दिया रहेगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसे मन में याद रखें, तीनों भुजाओं का योग, चाहे 2a प्लस बी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसे याद करेंगे, ठीक है। और याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और आगे है विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे है विषम, विषम मतलब होता है समान नहीं होना, विषम मतलब समान नहीं होना होता है। कोई भी भुजा अगर समान नहीं है तो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती हैं, समान लंबाई की नहीं होती हैं, उन्हें विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम उसी में से रट रहे हैं कि जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर। तो अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई होंगी वो अलग अलग होंगी, और जब तीनों भुजा की लंबाई अलग होगी इसलिए तीनों कोण की लंबाई भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग को ही भिन्न भिन्न कहते हैं। क्षेत्रफल जो होगा इसका हीरोन के सूत्र से याद करेंगे। हीरो नाम का एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला को हीरोज फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये छोटे वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, 8वां वाले के बुक में है, 9th वाले में है, और 10th वाले 9 से तो पढ़ के गए हैं तो उनको तो पता होगा। फिर भी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और देखेंगे इसको। और परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, क्योंकि इसमें कोई तीन भुजा तो बराबर है नहीं कि 2a प्लस बी वगैरह कर लेंगे या 3a कर लेंगे। वो तो तब होता है जब भुजा बराबर होती है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी पर ही आपको परिमाप निकालने हैं। और इसमें ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है इसमें पहले एस निकालना होता है, फिर ए बी सी तो समझ रहे हैं भुजा है। एस जो होता है एस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो पहले एस निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, और कैसे निकालना है ये थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा पैसेंस रखो, ठीक है। और आगे की ओर देखो, आगे है न्यून कोण त्रिभुज। अब कोण के आधार पर है, तो कोण के आधार पर त्रिभुजों के भी 3 प्रकार है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, ये शुरू में ही बता दिए हैं। और न्यून कोण में प्रत्येक कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, यानी तीनों कोण 90 से कम कम होगा। समबाहु त्रिभुज होता है हमेशा न्यून कोण होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है जी, 60 डिग्री का होता है। 60 60 60 तो न्यून कोण ही होगा। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, ये अगर आप दूसरे बच्चों से पूछेंगे तो आपसे वो नहीं जीत पाएंगे। तो जो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज होता है वो न्यून कोण ही होता है हमेशा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्षम होता है या ऊंचाई होता है, और शीर्षम ऊंचाई वाला हम लोग बाद में झंझट समझेंगे, उसको बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है। और समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण ठीक 90 डिग्री का हो, यानी कि सोझ खड़ा हो। सोझ खड़ा होगा तो 90 डिग्री बनेगा, और ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कहलाता है। इसके जो सामने की भुजा होगी ये सबसे बड़ी होगी, यहाँ पे है जी, इसको कर्ण कहेंगे, और ये सबसे बड़ी भुजा होंगी। ये भी अच्छा फैक्ट है, सबसे बड़ी भुजा होंगी। तो याद रखना है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है, और एक जो होता है वो लंब कहलाएगा, और दूसरा जो होता है वो आधार कहलाएगा। बात समझ में आया। आगे है पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो करती हैं। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, जैसे साइंस जानने वालों को साइंटिस्ट कहते हैं, गणित जानने वाले को गणितज्ञ कहेंगे या मैथमेटिशियंस कहेंगे इंग्लिश में। तो एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक रूल दिया जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, या पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरस फॉर्मूला भी कहते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि अगर कर्ण का स्क्वायर करें तो वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ पर देख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको आप शॉर्टकट में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब होता है। इसमें तो आधार पता है कि ये आधार और ये लंब है, क्योंकि 90 डिग्री बना है। जहां 90 बनेगा वहीं पर लंब आधार की बात आएगी, ठीक है। लंब की बात 90 डिग्री बनने पर ही आता है। इससे पहले भी हम लोग लंब देखे हैं, लेकिन वह जबरदस्ती था, वहां पे दिया नहीं था, वहां पे अपने से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है बस, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे।
एक ही टॉपिक बचा है, आखिरी है ये, जिसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब होता है ग्रेटर देन 190, यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा, जैसे कि न्यून कोण में हमने कहा प्रत्येक 90 से कम हो, तो अधिक कोण में भी कहना चाहिए प्रत्येक 90 से ज्यादा हो। ऐसा मन में आ रहा है ना? चलो ये कंफ्यूजन भी आपके दूर कर ही देते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और आपके मन के अनुसार अगर हम मान लेते हैं कि प्रत्येक कोण 90 से अधिक हो, तो 90 से अधिक मतलब 100 मान लेते हैं, ये भी 90 से अधिक मतलब 100 मान लेते हैं, और ये भी 90 से अधिक मतलब 100 मान लेते हैं। तीनों को जोड़ के देखो, जब तीनों को जोड़ोगे बउआ तो कितना आएगा? 300 डिग्री आ जाएगा। तीनों को जोड़ने पर 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ, हमने पढ़ा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और यहाँ जब हम अधिक कोण कह रहे हैं और तीनों को अगर अधिक कोण बना रहे हैं, 90 से ज्यादा ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, 180 आ ही नहीं रहा है। यानी कि ऐसा मानना गलत है। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून होंगे, 90 से कम होंगे, लेकिन अधिक कोण में तीनों कोण 90 से ज्यादा नहीं होंगे। एक ही कोण 90 से ज्यादा हो सकता है, 2 कोण भी नहीं हो सकता है। अगर 2 कोण भी 90 से ज्यादा लेते हो बाबू तो नहीं बन पाएगा त्रिभुज। चलो देखते हैं कैसे। जैसे ये भुजा खींच दिए, 90 का मतलब होता है ये 90 डिग्री हुआ। 90 से ज्यादा करने का मतलब है ना जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पर भी 90 बनाते हैं तो ऐसे जाते हैं, लेकिन 90 से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तो है ना चल जाएगा। अब बताओ, ये दोनों को बढ़ाते चले जाओ अनंत काल तक, ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे? कभी भी त्रिभुज का निर्माण होगा? कभी नहीं होगा। यानी एक ही अधिकतम 90 से ज्यादा हो सकता है, 90 भी नहीं हो सकता है। जैसे एक भुजा, ये मान लो यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा करो, यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा करो, दोनों को बढ़ाते चले जाओ, क्या ये कभी एक दूसरे को काटेंगी? और जब काटेंगी नहीं तो त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं। मतलब कि एक ही 90 से ज्यादा हो सकता है। जैसे इसको 90 ना मान करके 90 से ज्यादा मान लिए और ये 90 से कम मान लिए तो जाके सट जाएगा, त्रिभुज बन गया। यानी कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण होगा वो एक से ज्यादा नहीं होगा जो 90 या 90 से ज्यादा हो। किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम जो 90 वाले कोण होंगे वो एक होंगे, या 90 से ज्यादा वाले कोण एक होंगे, ठीक है। यानी अधिक कोण की संख्या एक होगी, एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं होंगे। आप इसे भी दूसरे बच्चों को उल्लू बना सकते हो कि बता बाबू एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? जब न्यून कोण में तीनों न्यून कोण होता है तो अधिक कोण में तीनों अधिक कोण काहे नहीं होगा? और ये भी आप अटका सकते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 समकोण क्यों नहीं होगा? आप सहज उत्तर देंगे, जब 2 समकोण लेंगे तो समांतर रेखा हो जाएंगी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और इस तरह से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब दोनों अधिक कोण लेंगे तो ये फैलती चली जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इस तरह से भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और अगर एक को न्यून कोण लेते हैं, एक अधिक कोण लेते हैं तो भी कट जाएगा, या दोनों 90 से कम न्यून कोण लेते हैं तो भी कट जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो समकोण होंगे एक होंगे, मैक्सिमम अधिक कोण एक होंगे, और न्यून कोण तो बाबू तीनों हो सकता है, ठीक है। चलो इसमें बहुत ज्यादा समझ लिए, और अब बहुत विलंब ना करते हुए, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो, एक काम ऐसा कीजिए बाबू, वीडियो को यहीं पे पहले रोक लो, और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पहले रोक लो, पीछे जाओ, सारे फॉर्मूला को नोट करो, उसके बाद में फिर से इसको प्ले करना, ठीक है। नहीं तो फिर कोई फायदे नहीं होंगे। अब अगर आपने फॉर्मूला को नोट कर लिया है तो आगे देखो। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा बोले तो ए दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ये त्रिभुज है भाई, पढ़ लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए बोले तो भुजा, और यहाँ पर √3 को √3 रहने दो, 4 रहने दो, और ए का वैल्यू देखो कितना है। ए का वैल्यू यानी भुजा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आप जहाँ पे ए स्क्वायर है ना, वहाँ पे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे देना, या इसको 2 टाइम लिख देना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और फिर 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये जो है 3 तिहाई 9 हो जाएगा, रूट वाला तो ऐसे ही रह जाएगा,
9√3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से होने पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही। ठीक है, अरे ना आनंद, हाँ ठीक लगेगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ऐसा नहीं कि फिल्म की तरह देखोगे और फिर समझ में भी आ जाए, तो ऐसा तो नहीं है बाबू, थोड़ी सी ध्यान आपको तो लगानी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतना है, इसका क्षेत्रफल। ये तो बड़ी इजी है। आधार, त्रिभुज का आधार दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई को इस सिस्टम भी बोलते हैं, ऊंचाई दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो करे त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे, आप दूसरा वाला फॉर्मूला देख लो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई कह लो या सिस्टम कह लो, बात बराबर है। ठीक है, बड़ा ही इजी तरीके से इसे बनाया जा सकता है। और 1/2, देख बाबू, अगर कोई इसको बना सकता है ना तो आप लोग बना लो, और हमारे बनाने से पहले आंसर कमेंट कर दो। तो 1/2 आधार कितना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होने से सेंटीमीटर का पावर 2 हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझे? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर सी सही है, और यहाँ पे चूंकि आंसर दे दिया है तो ऐसा नहीं कि मैथ में आप आंसर देख करके कुछ कर सकते हैं, यहाँ बनाने आना चाहिए, बनाने सीखना है बाबू, आंसर नहीं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में लंब है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल। जैसे अभी इसके पहले हमने बताया है कि आधार इतना और सिस्टम इतना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाले, 1/2 आधार गुना सिस्टम, आधार गुना, अब बहुत अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, आप लोग उसे खुद से कर लेंगे। आधार है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और सिस्टम है 5 सेंटीमीटर, तो 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अरे ना आनंद, एकदम आएगा। क्षेत्रमिति आपके लिए इतना आसान बन जाएगा ना, यकीन करो, अभी जितना आप क्षेत्रमिति से डर रहे हैं, क्षेत्रमिति आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। बस 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुको, फिर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप ढूंढ के आएंगे। अब हल्की हल्की चीज़ों को इग्नोर मत करना। सबसे पहली बात, क्लास को छोड़ना नहीं, रेगुलर तरीके से इसको देख लेना, और 10 क्लास में देखना आपका क्या स्थिति होगा। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, अच्छा समद्विबाहु है जी, समद्विबाहु 2 भुजा 13 13 है और आधार 10 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख बाबू, इसके लिए जो है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो बराबर भुजा है वो 13 13 है और जो बिना बराबर वाला है वो 10 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे अगर एक लंब डालते हैं ना तो इसको बराबर भाग में बांट देता है, तो ये 10 था, अगर ये 10 था तो ये आधा होने से 5, ये आधा होने से 5 बचा, और यहाँ पे 90 बन गया। तो अगर इसके हम आधा की बात करें, ये जो आधा त्रिभुज है थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस साइड वाला को, यहाँ 90 बना यहाँ पे और ये बना 5, ये है 13, तो ये क्या होगा? कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने कहा था एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस नाम के, उन्होंने मैथ समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि उसका कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कर्ण के, ये जो लंब है इसको लिखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर सेंटीमीटर छोड़ दे रहे हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव है। और लंब है यहाँ पर नहीं पता है तो लंब को लंब रखते हैं, और आधार यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और बराबर लंब स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में इधर का माइनस में हो जाएगा 169 - 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, घटा लेंगे तो आ जाएगा इतना, और स्क्वायर का उल्टा रूट हो जाएगा, इस तरह से लंब बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया और यहाँ पर ये भी 12 हो गया, तो आधार हो गया 10 और सिस्टम हो गया 12। अब बना लो जैसे कुछ देर पहले बनाए थे, 1/2 क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना सिस्टम को चाहे ऊंचाई का हो, तो 1/2। अब आधार कितना ये बताओ, आधार कितना है जी 10 है, तो यहाँ लिखोगे 10 सेंटीमीटर और गुना यहाँ सिस्टम कितना है जी 12 आया है हमारा, तो 12 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको 12 को कटा दे 6 बार में, और 6 दाई कितना हो जाएगा
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो आंसर कितना है, यहाँ पे आंसर है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ना आप इसको रोक करके अच्छे से उतार लीजिएगा, ये समद्विबाहु वाला है, थोड़ा सा ये आपको कष्ट दे सकता है, और लेकिन स्पेशल इसके लिए एक वीडियो लाना होगा हमें, जिसमें समद्विबाहु और समबाहु को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूला को पहले प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको मिटाते हैं, आप लोग अपना वीडियो रोक करके और उतार लीजिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख बाबू, ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3, 4 और 5। देखो यहाँ पे आपको पहले पाइथागोरस को जांच लेने की जरूरत है। पाइथागोरस जांच लोगे तो पाइथागोरस जांचने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 16, 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब बराबर है, पाइथागोरस पर लागू हो रहा है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। याद रखना है, अगर पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज समकोण होगा। दूसरी चीज, अगर ये त्रिभुज समकोण है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। सबसे बड़ी जो होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको लंब भी मिल गया और आधार भी मिल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार गुना शीर्ष लंब। ये तो कई बार फॉर्मूला लिख दिए, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार देख लो इसको अच्छे से, और ऑनलाइन देख रहे हो तो काफ़ी इजी है। आप बैक करो वीडियो को, जितना बार हो सके समझ लो, जितना बार मन करे हो सके बोलवा लो। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा संभवतः 15वीं स्लाइड पे है, 16, 17, 18, 19, यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चन और है इसे छोड़ करके। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है तो परिमाप क्या होगा। देख बाबू, हमने कहा है एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर यह ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 और ये भी 7 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है 3 गुना भुजा, या 3a कह लो, और 3 गुना भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो 3 सतह 21 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझे। चलो अब आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 5, 6, 7 है, इसका परिमाप क्या कीजिए। बड़ा इजी है, ए कह दो 5 है, बी कह दो 6 है और सी कह दो 7 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए बोले तो 5 सेंटीमीटर, बी बोले तो 6 सेंटीमीटर और सी बोले तो 7 सेंटीमीटर। 6 5 11 7 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। ये तो बड़ा इजी था, तीनों को जोड़ दो परिमाप हो गया। अब जैसे कि आपसे कह दिए बाबू भाई तुम्हारा खेत है, 5 सेंटीमीटर 5 डेंग है, 6 डेंग है, 7 डेंग है, बताओ चलने के लिए कितना डेंग चलना होगा। बड़ा इजी है, 18, 6 5 11, 11 7 18। उसी तरह से परिमाप निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजा है 8 8 तथा आधार है 6, तो इसका परिमाप क्या होगा। त्रिभुज कैसा है भाई, तो समद्विबाहु है, बराबर भुजा है 8 और 8, ठीक है, और आधार है 6, तो परिमाप क्या होता है, 3 भुजाओं का योग होता है। ए कह दो 8 है, बी भी कह दो कितना है 8 है, और सी कह दो कितना है 6 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग बनाए हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी कर दो। ए है 8, बी है 8 और सी है 6। 8 8 16 6 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब बस ये है शायद आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज का परिमाप 36 है, 2 भुजा इतना है, तो तीसरी भुजा क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है ए है इतना और बी है इतना, तो तीसरी भुजा सी बताओ। ए कह दो 10, बी कह दो 12 और सी नहीं पता है। साथ ही साथ त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है 36 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए
प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है, तो 36 है। अब बताओ यहाँ पे ए का मान आपको पता है, ए का मान रख देंगे, बी का भी पता है, बी का मान रख देंगे, और सी का भी आपको पता है ना, नहीं पता है तो सी को सी रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पर रखेंगे 10 सेंटीमीटर, बी की जगह पर रखेंगे 12 सेंटीमीटर और सी को सी छोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा कितना, 22 सेंटीमीटर। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर सी बराबर 36 सेंटीमीटर, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा और इस तरह से 36 सेंटीमीटर माइनस 22 सेंटीमीटर, तो सी बराबर आ जाएगा 4 1 14 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बार इसको अच्छा से देख लो बाबू और स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक करके उतार लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देख बाबू त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, इसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ए मान लिए तो सब ए, बी मान लिए तो सब बी, अगर 4 मान लिए तो सब 4, तो पता नहीं कितना है लेकिन टोटली जो है वो 45 है। तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो है कितना, तो 45 सेंटीमीटर और ये होता है 3a, 3a बराबर 45 सेंटीमीटर और 3 गुना में इधर आके बटा में हो जाएगा, तो 45 बटा 3 सेंटीमीटर यानी 15 तिहाई 45, ए का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था त्रिभुज का वर्गीकरण और उसके प्रकार को डिटेल में पढ़ना, ये यहाँ तक समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने जो भी विचार हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और उसको हम देख करके आगे की ओर काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।